Hello students, this is Akhtar Hussain and you are welcome to PCMB Point. This video is the third part of chapter Light of class 10th physics, and in this video we will discuss about dispersion of light, and in the next part of this video we will know about human eye and optical instruments. Now the summary of this video lecture is as follows. We are going to cover the topics dispersion of light, color of objects, electromagnetic radiations and photoelectric effect. So these are the topics which we will discuss in this video. Now the first topic is dispersion of light. So what is dispersion of light? Actually जब किसी प्रिज्म से white light पास करती है तो वो 7 different color of light में split हो जाती है and this phenomena is called dispersion of light. कुछ basic terms हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा। जैसे सबसे पहले वेवलेंथ, जनरली इसे लेटर लेम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? एक्चुअली वेव कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है इन जनरल। इसमें ये जो अपर कर्व पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, और ये जो लोअर कर्व होता है दिस इज कॉल्ड ट्रॉफ। तो the distance between any two consecutive trough is called wavelength, or any two consecutive trough is also equal to its wavelength. तो wavelength किसी दो consecutive crest या किसी दो consecutive troughs के बीच जो distance होता है this distance is called wavelength. frequency, suppose किसी भी मीडियम में अगर कोई एक वेव ट्रैवल कर रही है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट मीडियम में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में जितने जितने कंप्लीट वेव्स या कंप्लीट ऑक्सीलेशन पास करते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या किसी पॉइंट से एक सेकेंड में जितने सारे वेवलेंथ पास करते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सपोज कोई भी वेव है, यूनिट टाइम में मतलब एक सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली जब व्हाइट लाइट किसी ग्लास फ्रेम से होकर पास करती है तो ये 7 डिफरेंट कलर्स के लाइट में स्प्लिट हो जाती है। सो दिस बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सबसे बॉटम में वायलेट होता है, वायलेट, इसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरह से व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स के लाइट में स्प्लिट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट? एक्चुअली जो व्हाइट लाइट होता है इट इज कंबाइंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, या ऐसे कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स के लाइट्स का मिक्सचर होता है, और हर एक कलर की लाइट का अपना एक फिक्स वेवलेंथ होता है। जैसे जो रेड कलर की लाइट है इसका वेवलेंथ 750 नैनोमीटर के अराउंड होता है। रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ अराउंड 750 नैनोमीटर होता है। इसी तरह जो वायलेट कलर की लाइट है इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज related to wavelength. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जिस कलर की लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू उतना ही कम होगा। तो इस तरह से रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और इस वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू मिनिमम होता है और ये सबसे कम डेविएट होती है। इसी तरह वायलेट कलर की लाइट का वेवलेंथ मिनिमम होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू मैक्सिमम होगा और इस वजह से वायलेट कलर की लाइट मैक्सिमम डेविएट होती है। जो डिफरेंट कलर्स की लाइट है सबका वेवलेंथ डिफरेंट होता है और डिफरेंट वेवलेंथ के कारण इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू डिफरेंट होता है।
जिसकी वजह से ये जो 7 कलर ऑफ लाइट है ये डिफरेंट एंगल से डेविएट होती है। जब ये 7 कलर्स की लाइट डिफरेंट एंगल से डेविएट होंगी, एक दूसरे से स्प्लिट हो जाती है और स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पिगमेंट्स। तो कलर, सबसे पहले कलर क्या होता है? Color is the sensation produced in our brain when certain wavelengths in the visible range strikes the retina. हमारी आंख की रेटिना पर जब किसी खास वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक करती है तो ब्रेन में एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है एंड दैट सेंसेशन इज द कलर ऑफ दैट लाइट। अब नेक्स्ट, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस कलर का हमें दिखेगा ये डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट किस कलर के या किस वेवलेंथ की लाइट को, किस वेवलेंथ की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे इस इमेज में यहाँ पर एक वाइट सरफेस है, तो वाइट सरफेस पर जब वाइट लाइट इंसिडेंट हुई तो वाइट लाइट में ऑल कलर्स की लाइट होती है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सभी कलर्स की लाइट को, ऑल 7 कलर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट वाइट कलर का दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सभी कलर्स की लाइट को या सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो ऑब्जेक्ट वाइट दिखता है। सेकेंड केस में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑल कलर्स की लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और किसी भी कलर के वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक दिखेगा। थर्ड केस में ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर भी व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसमें सभी कलर्स की लाइट है, बट ये सिर्फ रेड कलर की लाइट को, यहाँ पर सिर्फ ये सिर्फ रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी अदर सभी कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें रेड कलर का दिखेगा। जैसे पत्तियां हमें हरी दिखती हैं, तो पत्तियों में पिगमेंट्स पाया जाता है और पिगमेंट्स ऑप्टिकली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं और ये कुछ खास तरह के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी अदर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। तो ये पिगमेंट सिर्फ ग्रीन कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और बाकी अदर सभी कलर्स के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए जो पत्तियां हैं वो हमें ग्रीन कलर की दिखती हैं। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो किस कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और किस कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस कलर के लाइट को वे रिफ्लेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट हमें उस कलर की अपीयर होगी या दिखाई देगी। नेक्स्ट है प्राइमरी कलर्स, से रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों कलर्स की लाइट को प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। इन्हें शॉर्ट में RGB से भी डिनोट करते हैं। RGB दैट मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट्स होती हैं और इनमें सिर्फ एक ही टाइप के वेवलेंथ पाए जाते हैं। मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ इनमें नहीं होता है। मतलब दो या दो से अधिक टाइप के, अधिक कलर के लाइट इनमें नहीं होते हैं और इसलिए इन्हें प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। इनको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करके ऑल अदर टाइप्स के लाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी कलर्स। किसी भी दो प्राइमरी कलर्स को आपस में मिक्स करने पर एक नया कलर ऑब्टेन होता है एंड दैट कलर इज कॉल्ड अ सेकेंडरी कलर। जैसे रेड और ब्लू, रेड प्लस ब्लू। रेड और ब्लू को अगर मिक्स करते हैं तो मैजेंटा कलर ऑब्टेन होता है। इसी तरह रेड प्लस ग्रीन, रेड कलर के साथ अगर ग्रीन कलर को मिक्स करते हैं तो येलो, येलो कलर ऑब्टेन होता है। सिमिलरली अगर ब्लू कलर के साथ ग्रीन को मिक्स करते हैं तो साइयान कलर, ये कुछ आसमानी कलर होता है। इसको इजीली याद रखने के लिए सपोज ये रेड कलर का
रेड है, ये ब्लू और ये ग्रीन। फर्स्ट सर्कल रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सर्कल ब्लू को और थर्ड ग्रीन को। तो यहाँ पर रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से मैजेंटा कलर ऑब्टेन होता है। इसी तरह रेड और प्लस ग्रीन, रेड और ग्रीन को अगर मिक्स करते हैं तो रेड और ग्रीन को मिक्स करने पर येलो कलर फॉर्म होता है। ये रीजन येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो सायान कलर ऑब्टेन होता है। किसी एक सेकेंडरी कलर प्लस एक प्राइमरी कलर को मिक्स करने पर व्हाइट कलर फॉर्म ऑब्टेन होता है। ये जो रीजन है ये व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर मैजेंटा रेड प्लस ब्लू और ये ग्रीन तीनों को मिक्स करने पर व्हाइट कलर ऑब्टेन होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। रेड कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्लू कलर से मैग्नेटिक फील्ड वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन को रिप्रेजेंट। तो इस तरह से टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। सिमिलरली एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एक्स जेड प्लेन में 0 टू मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होकर 0 हो रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक वाइड स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करते हैं एंड दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम को वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है और हर एक कैटेगरी को एक फिक्स नाम दिया जाता है और हर एक कैटेगरी में वेवलेंथ का रेंज होता है और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और सिर्फ इनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वैरी करता है। स्पीड ऑफ लाइट को जनरली सी से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है लैम्डा म्यू, where mu is the frequency. C is speed of light and its value is constant 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है और जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। जैसे अगर किसी रेडिएशन का वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही डिक्रीज होगा और इस तरह से डिक्रीज होगा कि दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मिले। जैसे गामा रेस का वेवलेंथ अगर मिनिमम है तो इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा और दोनों का प्रोडक्ट लैम्डा इंटू म्यू मतलब वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोडक्ट स्पीड ऑफ लाइट that is 3 into 10 to the power 10 to the power 8 के equal होगा। Electromagnetic radiations have dual nature. They have wave nature as well as particle nature. Electromagnetic radiations कुछ situation में wave की तरह से behave करते हैं and some other situation में particle की तरह behave करते हैं और इनके particles को photon या quanta कहा जाता है। हर एक रेडिएशंस के जो फोटॉन्स होते हैं उनकी एक फिक्स एनर्जी होती है and that energy is given by E. E से डिनोट करते हैं एनर्जी को and this is equal to h mu where h is Planck's constant whose value is 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। जो गामा रेज है गामा रेज की वेवलेंथ मिनिमम होती है इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है गामा रेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एनर्जी भी इनकी मैक्सिमम होती है बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो गामा रेज एक्स रेज और यूवी इन तीनों की एनर्जी मैक्सिमम होती है और इन तीनों रेज को आयोनाइजिंग रेज कहा जाता है बिकॉज दे कैन आयोनाइज एटम्स मतलब एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती हैं एंड परफॉर्म्स केमिकल रिएक्शन। इनके हेल्प से केमिकल रिएक्शंस कई सारे सब्सटेंसेस में इनके हेल्प से केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसलिए इन तीनों रेस को आयोनाइजिंग रेस कहा जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल सरफेस पर जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल रहा है दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या ग्रेटर है तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। जो भी रेडिएशंस होते हैं वो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रैवल करते हैं या फ्लो करते हैं, या वी कैन से दैट रेडिएशंस आर एक्चुअली अ स्ट्रीम ऑफ small tiny packets of energy and which packets are called quanta और photon। लाइट के केस में इन एनर्जी पैकेट्स को फोटोन कहा जाता है विजिबल लाइट के केस में, और ऑल अदर रेडिएशन के केस में इसे क्वांटा कहा जाता है। तो हर एक क्वांटा की अपनी एक फिक्स एनर्जी वैल्यू होती है। एनर्जी ऑफ एनी क्वांटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज E is equal to h mu, where h is Planck's constant and mu is frequency of radiation। किसी भी मेटल सरफेस पर जब कोई पर्टिकुलर रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो फोटॉन्स एटम से स्ट्राइक करते हैं या एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, और फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती है। फिर वे इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये उसका कुछ पार्ट यूटिलाइज करते हैं मेटल सरफेस से बॉन्ड को ब्रेक करने में, और जो बाकी एनर्जी बचती है वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव करेगा। वेलोसिटी v से ये मेटल सरफेस से मूव करेगा। तो फोटोन से अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी E मिल रहा है तो इसका कुछ पार्ट ये यूटिलाइज करेगा मेटल सरफेस से बॉन्ड को ब्रेक करने में, और उस एनर्जी को फाई से डिनोट करते हैं एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वह मिनिमम एनर्जी होता है जिसको यूज करके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से फ्री होता है, और बाकी जो पार्ट है एनर्जी का वो चेंज हो जाएगा इसके काइनेटिक एनर्जी, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी विल चेंज इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है या रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और डिफरेंट मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिफरेंट होता है। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल यूज हम लोग सोलर सेल या सोलर पैनल में देख सकते हैं जो कि कॉमनली यूज होता है। सोलर सेल में छोटे छोटे सेल्स होते हैं और हर एक सेल्स में दो प्लेट्स होते हैं, मेटल प्लेट्स। अब सन से जो लाइट आती है वो मेटल प्लेट्स पर, एक मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होती है। इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होती है, और इस रेडिएशन के जो फोटॉन्स हैं फोटॉन्स की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और मेटल सरफेस से उस एनर्जी का कुछ पार्ट यूज करते हैं मेटल सरफेस से फ्री होने के लिए, और बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन एक मेटल से दूसरे मेटल प्लेट तक मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो इससे डिनोट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और सेकेंड मेटल की तरफ v वेलोसिटी से मूव करते हैं। जो सेकेंड मेटल सरफेस है, सपोज दिस इज मेटल सरफेस b एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट a से मेटल प्लेट b पर ट्रांसफर होते हैं, जिससे मेटल प्लेट b पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है और इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। अब चूंकि मेटल प्लेट 8 से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो
इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और इसका पोटेंशियल हाई हो जाता है। तो इस तरह से एक मेटल पर हाई पोटेंशियल और दूसरे मेटल पर लो पोटेंशियल क्रिएट होता है, और जब इन दोनों प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इस वायर में करंट आई फ्लो होती है। अब एक प्लेट के थ्रू जो करंट मिलता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो सोलर पैनल हैं उस पर ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे सोलर सेल्स लगे होते हैं और सभी के इलेक्ट्रिक करंट को मिलाकर लार्ज अमाउंट का करंट प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम डेली लाइफ में प्रैक्टिकल वर्क के लिए यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।